बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और उनके जहन में हमेशा ये खौफ रहता है कि जी हम तो जी कनाडा का वीज़ा तो अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी इनकम जो है कितनी होनी चाहिए, कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा या अप्रॉक्सीमेटली। तो आज की वीडियो में हम उनको ये बताएंगे कि जी आपने अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए तो इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए। जैसे 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर महीना, या आप 50,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं, या 20,000 या 30,000, चाहे सैलरी से कमा रहे हैं या प्रॉफिट आपके बिजनेस का आ रहा है। और इसके साथ साथ इनकम का जो लेवल है, सॉरी, इनकम का जो सोर्स है वो क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अगर आपका सोर्स नहीं भी है तो आपने सोर्स को कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है। तो ये तमाम बातें जो है कनाडा वीज़ा के हवाले से आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को बराए करम पूरा देखिएगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो जी वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, अगर मैं कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं, तो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं नहीं लिखा कहीं नहीं लिखा कि आपकी इनकम कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होनी चाहिए। देखें, आप जो है सैर करने के लिए जा रहे हैं कनाडा में, तो ना ना आपने कोई पीआर अप्लाई किया है, ना आपने कोई सिटीजनशिप अप्लाई किया है, ना कोई स्टूडेंट वीज़ा आपने अप्लाई किया है जिसमें आपको एक मैंडेटरी फंड्स जो हैं पीआर के लिए दिखाने पड़ते हैं। विजिट वीज़ा में नहीं है। आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कि मैं चंद दिनों के लिए या 7 से 8 दिनों के लिए या 8-15 दिनों के लिए सैर करने के लिए जाना चाहता हूं। तो इस लिहाज से कनाडा की वेबसाइट पर जो है कोई मैंडेटरी फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है विजिट वीज़ा के लिए, कहीं भी नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको बात बता दूं, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। कनाडा यूके की तरह जो है आपके फाइनेंशियल्स पर शायद शायद इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं लेना आपने कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं होनी चाहिए, फंड्स ही नहीं होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी, फंड्स नहीं होंगे, तो आपको तो थाईलैंड भी वीज़ा नहीं देगा, शायद मलेशिया भी वीज़ा ना दे। तो यूके की तरह कनाडा का शायद फोकस इतना ज़्यादा आपके फाइनेंशियल्स पर नहीं होता, लेकिन आपका जो है कनाडा बहुत ज़्यादा फोकस करता है आपके पर्पस ऑफ विजिट पर, और आपकी एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन कि आप कनाडा से वापस अपने कंट्री ज़रूर आएंगे। इस पर इन दो चीज़ों पर जो है कनाडा बहुत ज़्यादा जो है फोकस करता है। अब देखिए जी, पर्पस ऑफ विजिट आपका कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है। अब आपका अगर मेन जो पर्पस ऑफ विजिट है टूरिज्म है, अब टूरिज्म में आपने ये साबित करना है कि आप वाकई एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं। कैसे साबित करेंगे? अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो साबित होगा, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं है तो आपका आपका ये पर्पस ऑफ विजिट बीइंग अ टूरिज्म ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। वो जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर देखेगा आपके पासपोर्ट पर कि जी आप इससे पहले किन किन कंट्री का आपने विज़िट किया है, कहाँ गए हैं, क्या क्या गए हैं, और आप साल में या साल बाद जाते हैं विज़िट करने या 2 साल बाद विज़िट करने जाते हैं। अगर आप प्रॉपर टूरिस्ट हैं, क्या आप अकेले जाते हैं या विद फैमिली जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो देखता है, काउंट करता है। जब आपका और अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं है, या अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को 10-15 या 20 साल पुरानी है, आज से 15 साल पहले आप कभी कोई दुबई का चक्कर लगा लिया, सऊदी अरब का चक्कर लगा लिया, थाईलैंड का चक्कर लगा लिया, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री कंसीडर तो होगी, लेकिन ड्यू टू क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी है, तो वो फ्रेश ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट नहीं होगी, और वो आपकी जो पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री जो 10 साल से पुरानी है वो शायद इतनी ज़्यादा कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ही कंसीडर नहीं की जाएगी तो ये बात गलत नहीं होगी। अब आ जाए आपका जी पर्पस ऑफ विजिट जो दूसरा है। अगर आप पेरेंट्स हैं, ओवर 50 हैं या ओवर 60 हैं, आपके बच्चे उधर रहते हैं, वो आपको बुला रहे हैं विजिट के लिए, तो ये आपका पर्पस ऑफ विजिट बीइंग एन ओल्ड पेरेंट्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपका वीज़ा इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, आपके बच्चे आपको स्पॉन्सर भेजकर जो है आपको बुला सकते हैं। अगर इसी तरह अगर आपको कोई इनविटेशन आया है, कोई वेडिंग का, कोई इंगेजमेंट का, और अगर आप पेरेंट्स हैं या अगर आप यंग भी हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपकी और भी शुमार होंगी, लेकिन अगर बूढ़े बूढ़े माँ बाप को अगर किसी की शादी का या इंगेजमेंट का जो है पर इनविटेशन आता है, तो इस लिहाज से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका केस। अगर आप स्टूडेंट हैं,
स्टूडेंट में आपका बैंक ड्राफ्ट लगता है, उसमें आपने फ़ीस पहले पे की होती है अच्छी खासी अमाउंट, उसमें भी आपको काफ़ी जो है लिवरेज मिल जाती है। इसी तरह अगर आप जेन्युइन टूरिस्ट नहीं हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो ये आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी बात कर लें जी कि कनाडा इस पे भी बहुत फ़ोकस करता है कि जी आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू कम बैक टू योर कंट्री। अब ये कैसे साबित होगी? या आप कैसे साबित कर पाएँगे? देखिए, अगर तो आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में पाकिस्तान में या कहीं भी इंडिया में, बांग्लादेश वगैरह कहीं भी एक एक अच्छी एक रिप्यूटेबल फ़र्म में, कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आपकी सैलरी का पैकेज डेफ़िनेटली बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी सैलरी का पैकेज अच्छा होगा, तो वो उसके ज़हन में आएगा कि यार इसकी तो सैलरी बहुत अच्छी है, ये यहाँ पर ही बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये कनाडा वापस आएगा। आप खुद अपने तौर पर सोचें, अगर आपको इस जॉब इतनी अच्छी है, वो आपको छुट्टियाँ दे रही है, वेकेशंस के लिए पैसे भी देती है, टिकट्स वगैरह भी देती है, तो आप क्यों कनाडा में स्किप होंगे? आप जेन्युइनली विज़िट करके वाक़ई वहाँ से वापस आएँगे। इसी तरह अगर जो बिज़नेस पर्सन हैं, उनके बारे में ये है कि जी उनका बिज़नेस की जो स्टेबिलिटी है, उस ये बिज़नेस की स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करती है कि ये बंदा पर्सन जो है, ये इधर सेटल है अपने मुल्क में और ये वाक़ई विज़िट करके वापस आएगा। अब बिज़नेस की स्टेबिलिटी में आपके बिज़नेस के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी कि आप कितना प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, आपका ओवरफ्लो कितना है, आपके बिज़नेस की एक्सपेंशन क्या है। क्या आपका बिज़नेस सिर्फ़ आपके शहर में या किसी एक स्पेसिफ़िक इलाके में है या पूरे शहर में फैला हुआ है या और 2-3 शहरों में आपका बिज़नेस एक्सपेंडेड है या प्रोविंसेस में एक्सपेंडेड है या आप एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी काउंट करती हैं। ये चीज़ें जो हैं आपकी बिज़नेस की स्टेबिलिटी को शो करती है और आपकी स्ट्रॉन्ग टाई है कि जी आप वाक़ई ही वापस आएँगे। तो ये तो हो गई 2 चीज़ें। अब जो बाकी जो काम जो आपने करना है, असल जो काम है कनाडा विज़िट वीज़ा के लिए, आपने अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से जो है लॉन्च करना है। लॉन्च मतलब पुट करना है, अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट्स आपने 1 नंबर लगाने हैं, फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जो है आपने नहीं लगाना, मैं आपसे पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ। अब दूसरा जो गलत काम आप लोग करते हैं, अब आप लोग किसी के कहने पर जो है इनकम को इंक्रीज़ कर लेते हैं अपनी। आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपया है, आपको कोई एजेंट कह देगा या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में फ्रेंड में होगा, वो कह देगा नहीं यार 1 लाख इनकम थोड़ी है, आप इसको बढ़ाएँ, इसको 1.5 लाख कर दें, 2 लाख कर दें, 2.5 लाख कर दें। किसी के कहने पे अपनी इनकम को इंक्रीज़ ना करें। जो इनकम आपकी है उसी को सही तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अच्छे तरीके से मैनेज करें। आपका एक इनकम टैक्स का जो लॉयर है, वो जो है आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। अब इसका मतलब ये है कि आप किसी भी इनकम पर कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो एक अलहदा बात है कि आपकी एप्लीकेशन के सक्सेस के चांसेस कम हैं या ज़्यादा हैं, वो एक अलहदा बहस है। असल में आपके वीज़े की सक्सेस का दारोमदार आपकी प्रोफ़ाइल, आपकी एप्लीकेशन की अच्छी प्रेज़ेंटेशन पर मुनहसर है। अपने डॉक्यूमेंट्स को कभी भी एडिट ना करें। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो उसको एडिट करके टैक्सेबल मत बनाएँ, पकड़े जाएँगे और अगर आप पकड़े गए, तो फ्यूचर में आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। एफबीआर भी आपको पकड़ सकता है और जो है हाई कमीशन ऑफ कनाडा को भी अगर ये पता चल जाए, तो फ्यूचर एप्लीकेशन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इनकम कम है, तो कोई बात नहीं, अपनी एप्लीकेशन को लॉजिकली सही तरीके से मैनेज करके जो है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि कनाडा का वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो उन अफराद के बारे में जो हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं जी कि हम कनाडा का वीज़ा तो अप्लाई करना है, लेकिन हमें जो है हम कंफ्यूज हैं कि हम क्या, अगर हमारी इनकम 50,000 है तो हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 50,000 इनकम वाला भी कर सकता है, 1 लाख वाला भी कर सकता है, इससे ज़्यादा वाला भी कर सकता है, लेकिन प्रोफाइल को, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से मैनेज करना है वाया बैंक स्टेटमेंट, वाया इनकम टैक्स रिटर्न, वाया वीज़ा कवरिंग लेटर। जो भी आपने वीज़ा फॉर्म के अंदर ऑनलाइन जो फॉर्म होगा उसमें जो डिटेल देनी है, बड़ी प्रिसाइजली देनी है। कई लोगों का 70-70, 80-80 लाख की भी बैंक स्टेटमेंट है, उस पर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और कई लोगों का 20-20, 25-25 या 30-30 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, क्लोजिंग बैलेंस उनका भी कनाडा का वीज़ा आया है। तो वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा, अगर आपको मेरे से कोई सर्विस चाहिए, तो आप मेरे चैनल से मेरे नंबर लेकर, मेरा हेल्पलाइन नंबर लेकर
मुझे सिर्फ़ एसएमएस करके अपना ऑनलाइन सेशन मुझसे बुक करवा सकते हैं। अगर आपने कोई अपना केस वीज़ा रिफ्यूज़ल का है, वो डिस्कस करना है, वो भी आप कर सकते हैं। कोई आपने वीज़ा कवरिंग लेटर तैयार करवाना है या कोई भी चीज़ आपको मुझसे सर्विसेज़ चाहिए, तो आप मुझसे जो है राब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।